आज जो पूरे बिहार में अफसरशाही जो हावी है, वो जनता तक अफसर पहुँचे, जनता को अफसर तक नहीं इंडोर पहुँचा स्टेडियम पाए। जनता के बीच में ये संशय है कि आखिर हम करें क्या? कहाँ जाएँ? इन्हें हम अपना नहीं सकते हैं और अच्छे व्यक्ति आ नहीं सकते हैं, तो अच्छे व्यक्ति लाने के लिए कोई ना कोई सनातनी होना पड़ेगा। जी। जो प्योर हिंदुत्व की बात करेगा, वही सिवान पर राज करेगा। अगर कहीं न कहीं मेरा सनातन अगर कमज़ोर हो रहा है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप सभी का समर्थन चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मैं शुरू से नरेंद्र मोदी जी का सपोर्टर हूँ। नरेंद्र मोदी जी के बिना यह देश अधूरा है और नरेंद्र मोदी को आना बहुत ज़रूरी है। चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। कुछ बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा अपने-अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल वैसे हैं जिनके उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वे भी 1 से 2 दिनों में कर देंगे। बहरहाल मैं सिवान में हूँ और सिवान के राजनीतिक फिजाओं पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज सिवान के बहुचर्चित समाज सेवी, सिवान विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भाई विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। बड़े अच्छे एक राजनीति के सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं और सिवान बिहार का सबसे बड़ा और सबसे हॉट सीट कहा जाता है सिवान। सिवान के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी सिवान लोकसभा क्षेत्र से जो है संभावित प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक चुके हैं और ये भी किसी न किसी दल से या निर्दलीय रूप से इस बार चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे ही। भाई विनोद जी मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या इरादा है, इनकी क्या सोच है। बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप सभी सनातनी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। चूँकि मैं सनातन से जुड़ा हूँ, सनातन के लिए जीता हूँ और सनातन ही मेरा परम धर्म भी है और कर्तव्य भी है। सिवान जो है बिहार का सबसे हॉट सीटों में शुमार हो गया है। अभी इधर जो है सीटों के बंटवारे की बात हो, फिर किस दल से किसको टिकट दिया जाएगा, सिंबल लेने की बात हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के अगर चर्चा करें तो सिवान बड़ा हॉट सीट कहा जा रहा है। और ख़ास करके महागठबंधन से किनको टिकट मिलेगा, कौन उम्मीदवार होंगे, यह बड़ी धोमच की बात है और चारों तरफ जो है एक संशय की स्थिति बरकरार हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आप भी इस बार जो है लोकसभा के चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं और तैयारी में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या इरादा है आपका? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सिवान की हालात जी। आज उस मोड़ पे आ चुकी है कि हमारी जनता सम्मानित किसको वोट करे, तो यह लेकर के जो संशय बना हुआ है, इस संशय को लेकर के मैं भी चूँकि सनातनी हूँ और मैं चूँकि विधानसभा लड़ चुका हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि अपने सनातनियों के बीच जा कर के अपनी बात को रखूँ, ताकि सनातनी अगर चाहें तो मैं उनकी सेवा करने के लिए और हर तरह से मान सम्मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। सनातन की रक्षा के लिए जिस पार्टी का नाम आता है वह एनडीए है। एनडीए भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ आपके यहाँ हो ही गया। तो फिर सनातन की रक्षा तो नहीं, मोदी अभी जी के भाजपा माध्यम का से होगी। उम्मीदवार नहीं हुआ है। भाजपा गठबंधन में है, जदयू के द्वारा उम्मीदवार दिया गया है, जो उनके ऊपर कोई टीका-टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। अलायंस तो है ना? एलायंस है, तो कहे ना कि मैं टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। एलायंस है, लेकिन चूँकि कहीं न कहीं जनता की बात मैं रख रहा हूँ। जनता के बीच में ये संशय है कि आखिर हम करें क्या? कहाँ जाएँ? इन्हें हम अपना नहीं सकते हैं और अच्छे व्यक्ति आ नहीं सकते हैं, तो अच्छे व्यक्ति लाने के लिए कोई ना कोई सनातनी होना पड़ेगा। जी। जो प्योर हिंदुत्व की बात करेगा, वही सिवान पर राज करेगा। और चूँकि मैं विधानसभा भी चुनाव लड़ा हूँ और पब्लिकों के बीच जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी केवल हिंदुओं के बीच गया और हिंदुओं से वोट माँगा। इस आधार पर एक अपना विचार बनाया है, लोगों से आशीर्वाद माँग रहा हूँ, पूरे सिवान वासियों से, ख़ास करके आरएसएस प्रमुख हुए हमारे, बजरंग दल हुए, जितने भी संगठन हैं, जितने भी हमारे पूर्व के सम्मानित गणमान्य नेता हैं, जो इससे थोड़ा-सा संबंध रखते हैं, उन सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अनुरोध करूँगा कि आप लोग एक बार विचार करें, संशय की स्थिति में ना रहें, विकल्प तैयार है, मजबूर हम लोग नहीं रहें, मजबूत स्थिति में आएँ और मजबूत स्थिति में आकर के अपनी बातों को रखें, चूँकि मैं शुरू से नरेंद्र मोदी जी का सपोर्टर हूँ। नरेंद्र मोदी जी के बिना यह देश अधूरा है और नरेंद्र मोदी को आना बहुत ज़रूरी है। आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया कि 400 के पार। और यह 400 के पार सिर्फ नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, आज देश के 140 करोड़ जनता ने इसको अपनाने का ठान लिया है।
तो कहीं न कहीं अगर 400 से 399 की जहाँ हम देखेंगे, वहाँ जनता के भारतीय होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो 400 पूरा हो और हमारे जनता किसी संशय में ना रह करके किसी कोई गड़बड़ काम ना कर दे। इसीलिए मैं सबों से अनुरोध कर के आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि शांतिपूर्वक अपना आपसी भाईचारे को बरतते हुए, आपसी सनातनी को जिंदा रखते हुए आप सभी लोग एक बार विचार करेंगे और विचार करने के बाद मजबूरी में किसी को वोट नहीं देंगे। मजबूत होने के लिए मैं आप लोगों की सेवा में आने के लिए तैयार हूं। आप सभी का समर्थन चाहिए, क्योंकि मैं अभी डिसीजन नहीं कर पाया हूं, लेकिन मन बनाया हूं कि अगर कहीं ना कहीं मेरा सनातन अगर कमजोर हो रहा है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप सभी का समर्थन चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, खास करके उन लोगों का आशीर्वाद चाहिए जो हमारे पूर्व से कहीं से न कहीं सनातन से जुड़े हुए नेता हैं, हमारे सीवान के सम्मानित नेता हैं, सम्मानित जनता है, आरएसएस प्रमुख हैं, बजरंग दल है, चाहे जो भी हमारे सनातन से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आप सभी विचार करें और अगर लगे कि नहीं ये बात सही है और इनका बात अच्छा है तो आप सभी समर्थन दे करके हमें एक बार पुनः उस दौर में लाने का कोशिश करें जिस दौर की स्थिति अभी बनी हुई है, जो संशय की स्थिति किस बनी हुई दौर है। की बात हो रही है? संशय की स्थिति बनी हुई है। मान लीजिए कि प्रत्याशी अगर अच्छा नहीं है, हमारे जनता मजबूर है। प्रत्याशी तो एनडीए का प्रत्याशी है, प्रत्याशी कमजोर थोड़ा है। प्रत्याशी मैं कहा ना कि एनडीए की प्रत्याशी वो नहीं है, बीजेपी की प्रत्याशी नहीं है, वो जदयू के प्रत्याशी हैं। जदयू के तरफ से खड़ा किए गए हैं और वो भी वैसे प्रत्याशी खड़ा किए गए हैं जो कल तक जदयू में नहीं थे और आज एकाएक जदयू में उनको शपथ ग्रहण कराया जाता है और तुरंत उनको टिकट दे दी जाती है। टिकट दिया जाता है। मत शहाबुद्दीन को किस रूप में देख रहे हैं? कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद जो है सिवान में विकास की जो गाड़ी थी वह रुक गई, उसके बाद विकास नहीं हुआ। देखिए, जब तक जो जिंदा रहता है उसकी शिकवा शिकायत चलती रहती है, उनका परिकल्पना चलता रहता है, लेकिन अब वो आज इस दुनिया में नहीं शहाबुद्दीन है। साहब के विकास के कार्यों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, कुछ विकास तो किए हैं, कुछ विकास किए हैं, जैसे मान लीजिए राजेंद्र स्टेडियम इंदौर, लेकिन कुछ गुर्गों ने उनको बर्बाद करने का कोशिश किया और जिसके कारण वो बर्बाद भी हुए। शहाबुद्दीन साहब के बाद कई सांसद हुए, इंडोर स्टेडियम की बात हो रही है, इंडोर स्टेडियम आज जो है खंडहर हो चला है, उसकी दीवारें ध्वस्त हो रही हैं, छत गिर रहा है, किसी सांसद ने उसके बाद ध्यान नहीं दिया। देखिए, इसमें मेरे सांसदों की कहीं न कोई मजबूरी रही होगी, कोई न कोई अड़चन रहा होगा, चूँकि हर चीज़ करने के पीछे कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। जिस टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो सक्सेस नहीं हो पाए होंगे या नहीं करा पाए होंगे, जैसे ही वो समस्या का समाधान होगा, इंडोर स्टेडियम का विकास होगा। हिना साहब फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छी बात है। जो भी चूँकि प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि भाई लड़े, सब जितने लोग चाहें, जितने लोग रहें, लड़ें। सिर्फ़ मैं अपनी बात कहने आया हूँ। आपका मुद्दा क्या है चुनाव में? क्या लेकर के जनता के बीच में? मुद्दा यही है कि आज तक जो सीवान में कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम से हो, चाहे किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से हो। कहीं न कहीं देखिए, हर नेता काम करना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके वजह से वो फेल्योर हो जाता है या नहीं कर पाता है। मैं तमाम नेताओं को, किसी को दोषी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ़ अपने कर्तव्य का बोध कर रहा हूँ कि अगर मैं आया, तो चीनी मिल का भी मैंने प्रयास करूँगा कि यहाँ चीनी मिल भी एक आध आए। मैं प्रयास करूँगा कि जनता की सारी समस्याओं का समाधान हो। आज जो पूरे बिहार में अफ़सरशाही जो हावी है, वो जनता तक अफ़सर पहुँचे, जनता को अफ़सर तक नहीं पहुँचना पड़े। इंडोर स्टेडियम पर क्या करेंगे आप? इंडोर स्टेडियम पर कहें ना कि सीवान की जितनी भी समस्याएँ होंगी, उस पर सजगता से, सतर्कता से, ईमानदारी से और बड़े से बड़े नेताओं के बीच जा कर के अगर मुझे चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं लड़ने के लिए तैयार रहूँगा और सीवान की जनता की समस्या का समाधान करने का प्रयास दल क्या करूँगा। होगा आपका? किस दल से आ रहे हैं? जनता का दल होगा। जिसका महापर्व है उसके घर पे आए हैं। यह जनता का महापर्व कहा जाता है या किसी दल का महापर्व नहीं कहा जाता है। और जो जनता का महापर्व मनाया जा रहा है, तो मैं जनता के बीच में हूँ। विनोद श्रीवास्तव जी जब से ऐलान किए हैं कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, सिवान में एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, भूचाल सा आ गया है। लोग सोचने लगे हैं कि अब क्या होगा? अब तो ये सम्मानित जनता से समर्थन मैं माँग रहा हूँ। सम्मानित जनता को मैं अनुरोध कर रहा हूँ। अगर सम्मानित सारे जनता का अगर
सपोर्ट आ जाता है, विचार आ जाता है, उसके आगे आप लोग जो हैं, वो देश के चौथे स्तंभ कहा जाते हैं और जब तक चौथा स्तंभ नहीं पूरा होता है, तब तक किसी घर की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आज सिवान सदर में भी आप तमाम जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार अनुरोध करूँगा कि आप सभी भी जो आज यह जनता की स्थिति और संशय की स्थिति बनी हुई है, उसमें आप लोग भी अहम भूमिका निभाएँ और सही तरीके से सही मुकाम को हासिल कर एक सीवान के विकास में आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ाएँ और अग्रणी भूमिका निभाएँ। विनोद कुमार श्रीवास्तव जी हैं और लोकसभा के इस बार संभावित प्रत्याशी हैं, ताल ठोक चुके हैं और इस बार सिवान की लड़ाई जो है निश्चित रूप से बड़ी मजबूत होगी। बड़ी सजगता के साथ सिवान में इस बार लड़ाई होने जा रही है। साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब भी निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं और विनोद कुमार श्रीवास्तव जी भी आ रहे हैं। कई बड़े बड़े चेहरे इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लगातार सिवान की राजनीतिक सरगर्मी जो है मौसम के तापमान के साथ साथ बढ़ते जा रही है और विनोद कुमार श्रीवास्तव जी के ऐलान के बाद जो है राजनीतिक फिजाओं की गर्मी लगातार बढ़ रही है और बढ़ गई है। अब देखना यह है कि सिवान सदर से एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं कई राजनीतिक दलों के बड़े बड़े पदों को सुशोभित करने वाले विनोद कुमार श्रीवास्तव जी जो है इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव सिवान से लड़ेंगे, यह तय हो गया है और आम से खास लोगों के बीच यह चर्चा भी प्रारंभ हो गई है कि अब जो है सिवान में कुछ नया होगा और सिवान में विकास की बात जो साहबुद्दीन के बाद ठहर गई थी, साहबुद्दीन के इंतकाले कुरमलाल के बाद जो सिवान में विकास की गाड़ी अपने पटरी से उतर चुकी थी, अब लगता है कि वह गाड़ी पुनः पटरी पे आएगी और गति पकड़ करके पुनः आगे बढ़ेगी। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे विनोद कुमार श्रीवास्तव जी के साथ देख रहे थे और संभावित उम्मीदवार हैं, ताल ठोक चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे। इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। जय जय सीताराम।